आप उस पर काम करो। सिमिलरली डीके नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर नोड इनटू नंबर ऑफ नोड माइनस सपोर्ट रिएक्शन कितने हैं, यू वी एंड थीटा, these are the 3 degrees of freedom multiplied by j minus r. So 3j minus r minus number of members, that is the axial deformation when it is later. So beam की तरह हो गया. So similarly for the plane 2D frame. So देखिए beam और plane 2D frame में degrees of freedom, equilibrium equation, forces per member, these are the same, one and the same, right? इसमें बस आपको एक खाली एक चीज रखना है कि internal hinges. जब इंटरनल हिंज आते हैं ना भैया, तो देखिए इंटरनल हिंज जब मिलता है ना, तो उसमें हम क्या बोलते हैं इसको, एक इक्वेशन जनरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में क्या, यहाँ पे क्या है, टीएस में टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन fx0 समेशन fy समेशन f, ये तीनों के अलावा भी एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जनरेट होता है जहाँ पे हिंज होता है, जहाँ पे इंटरनल हिंज होता है। वो क्या होता है, वो कौन सा इक्वेशन है, दैट इज समेशन m0। जहां पे हिंज होता है वहां पे m0 रहता है, दैट इटसेल्फ गिव्स द एडिशनल नंबर ऑफ एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो सिंपली आप उसमें से डिडक्ट कीजिए, जहां पे हिंज रहता है तो आपको ds का वैल्यू कम होता है, बट इन विरुद्ध मीनिंग में जब डीके निकालता है तब उसमें हिंज में 4 काइनेमेटिक्स ऐड होते थे, 4, वो आपको बाद में समझ मैं आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो दिस इज फॉर द 2D फ्रेम। सिमिलरली फॉर द 3 डायमेंशनल ट्रसेस, तो 3 डायमेंशनल ट्रस में भैया एक बार पूरा आप ध्यान दीजिए, 1 into m, कौन सा भी 3 डायमेंशनल ट्रस और 2 डायमेंशनल ट्रस दोनों में फोर्स ही एक ही रहेगा, फोर्स दैट इज द एक्सियल फोर्स ओनली, but equilibrium equation will be 3 fx fy f0, degrees of freedom will be 3 u v and w, but force will be the force only one, that is only the axial force, that is the only axial force. So, okay, hello, loudly sir. Yes sir. Anything else? Nothing sir, I think for structural analysis this should be sufficient, or you want to explain something more? Okay, I will stop. Okay, no problem. Okay, but there are some 2-3 points remaining, just I will finish in 5 minutes. 1 second. Yes sir, yes sir. Yes sir. Go ahead, sir. Please allow me only for the 5 minutes. Okay? Yes sir, no problem. Please go ahead sir. Okay. So this is the for the 3-dimensional truss, ds and dk just, and this is 3-dimensional। भैया देखिए 3-dimensional फ्रेम में देखिए क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 है, fx0 fy0 fz0 mx0 my0 mz0, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू द मैक्सिमम u v w थीटा x थीटा y थीटा z, फोर्सेस 6 है, तो ds कितना आता है 6m + r - 6j, राइट, और dk कितना आता है 6j - r। तो ये आपको फॉर्मुलेट करके रखना है। आपके सोच की तरह आप क्या सोचते हैं, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब आप सोच के आप अपना इक्वेशन फॉर्मुलेट करके रखिए, तो उसके बाद किसी का लिटरेचर पढ़ने की आपको जरूरत, देयर इज नो नीड टू रेफर एनी लिटरेचर। ओके, जस्ट वी विल सी द वन प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम आई थिंक फ्रॉम द गेट एग्जामिनेशन। ओके, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरेस्ट, ये कितना है, प्लेन 2D फ्रेम, देखिए m कितना है 7 m है, तो एक 1 2 3 4 5 6 7 7 m है मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर। r कितना है 1 2 3 4 5, सॉरी r मींस टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। तो a में क्या है, हिंज 2 है, f में क्या है, रोलर है 1, 2 ने 3 3 ने 4 4 है सपोर्ट रिएक्शन। j कितना है 1 2 3 4 5 6, j मींस टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो ds कितना है 3m + r - 3j, तो 3 into ये कितना आता है 7, राइट। अभी 7 में अभी 7 ds है, तो 7 is not the correct answer because there are 2 internal hinges in between these and C and C to D. What we discussed, internal hinge जहाँ पे आता है तो यहाँ वहां पे additional equilibrium equation generates. एक internal hinge means there is a generation of one additional equilibrium equation. How many number of internal hinges? 2 है, तो 7 - 2 5. So this is the correct answer for the DS of this portrait. This is just for the example, huh? Okay. So this is one also. This is also one problem. This is the kinematic indeterminacy. So this is a simple beam, one end hinge, other end is a roller. In between that there is a internal hinge. So one में कितना है, degrees of freedom एक ही है,
जहाँ पे इंटरनल हिंज होता है वहां पे आपको ऐड करना है, काइनेमेटिक्स ऐड करना है। वो कितना काइनेमेटिक्स है देखिए, वर्टिकल रिएक्शन, सॉरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, देन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दो किनेमेटिक्स हो गए, और वहां पे थीटा भी है, दो थीटा है, दो थीटा और दो एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो चार। तो यू हैव टू ऐड फोर वैल्यूज ऑफ, फोर नंबर इन द डीके वैल्यू। तो डीके कितना आता है 3j माइनस आर, तो 3 into 2, ओनली दो नोड्स है, तो 3 into 2 minus 3 will be 3, rest 3 plus 4, that will be equal to 7, that is the decay for this is 7. Similarly decay for this beam is 9, and decay for this beam is also 20. 20 minus number of members will be 13, that means the neglecting the axial deformation. So this is the just introduction of DS and DK for the structural analysis. So statically independent the force method, देखिए the actual structure ये क्या है, ABC. So ABC में primary structure बनाया, तो we have removed, because this is the prop cantilever, we have removed the B support. तो B support, तो P force से वहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट हमें डेल्टा बीपी, और वहां पे हमने एक यूनिट लोड अप्लाई किया, वहां से डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा बीबी। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा आता है, डेल्टा बीपी प्लस आरबी, तो आरबी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बीबी, सो डेल्टा बीबी इज बिकॉज ऑफ द यूनिट डिस्प्लेसमेंट, so we can obtain the value of RB. So this is called the compatibility equation. So this is called, the force method is nothing but the flexibility method. This is also called the method of consistent deformation. This uses the equilibrium equation and the compatibility condition to determine the unknown. What is the compatibility equation? This is the compatibility equation. So alternative A and alternative B. Similarly, the A fix है, तो हमने थीटा AP भी बोला है यहाँ पे, और रोटेशन यूनिट रोटेशन भी अप्लाई किया, तो theta AP plus MA into alpha AA is equal to 0. You can also obtain the value of MA either by also obtain the value for RB. This is the analysis by the force method. And this is the analysis by the energy method. तो एनर्जी मेथड भैया एकदम सा, बस आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। आप एक बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मास्टर हो गए तो एनर्जी मेथड से प्रॉब्लम हाफ मिनट में आप हाफ ड्यूरेशन में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स मेथड में आपको 4 मिनट लगते हैं ना, तो इसको 2 मिनट लगे। तो दिस इज द सिचुएशन फॉर द एनर्जी मेथड। तो यू, इफ यू इज द स्ट्रेन एनर्जी, देन डेल्टा, so this is the portion of the strain energy with respect to the P, that P must be in the same direction of that displacement. तो उससे हम कैंटिलीवर का डिस्प्लेसमेंट निकाला है, that is PL3 by 3, right? उसमें आप ये Castigliano's का फर्स्ट थ्योरम है, सेकंड थ्योरम है, using the first theorem also you can also obtain the forces, unknown forces in the structure. So this is another method of structural analysis, that is called the energy method. So this is the method of superposition. The principle states that the displacement caused by two or more loading in a linearly elastic structure is equal to the sum of the displacement. ये आप समझ सकते हैं। तो P1 P2 लोड है, तो because of P1 there is a displacement delta B at because of P1, then P2 में से delta B because of P2. So total delta is equal to delta BP1 plus delta BP2. So this is the method of superposition. आपको जाते जाते। Then the influence line diagram. This is a very important topic in this structural analysis. You please use Mueller-Breslau principle में यूज करना है, बाकी और कुछ में ध्यान मत दीजिए, लिख लो आप। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम Mueller-Breslau प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया, उससे बेहतर मेथड कौन सा भी नहीं है। बस क्या करना है आपको, बस एक अमाउंट से लिफ्ट करना है। आरे का निकलना है, देखिए ये लेफ्ट साइड का आरे का है, आरे का निकलना है, तो आपको क्या करना है, एक यूनिट से आपको लिफ्ट करना है, और हाँ, और लिफ्ट करने के बाद जो डिस्प्लेस डायग्राम आता है बीम का, वही निकलना है, दैट इज द ILD फॉर दैट क्वांटिटी। अभी देखिए ए एंड बी, इट इज ए कंटिन्यूअस बीम, वो ब्रेक करना नहीं है, ए एंड बी, बस आपको ए पॉइंट है ना ऊपर उठाना है, एक से उठाने के बाद क्या होगा, तो टू कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं कर, बाय नॉट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी, आपको वो पूरा इंक्लाइन जो भी मिल जाएगा डायग्राम, दैट इज द ILD फॉर RA। सिमिलरली ILD फॉर RB, सेम थिंग, Mueller प्रिंसिपल, दिस इज द Mueller-Breslau प्रिंसिपल। अभी देखिए शियर के लिए क्या करते हैं, देखो शियर के लिए आप शियर अप्लाई कीजिए, अभी मेरे पास अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन शियर के लिए ये ऐसा, शियर फोर्स N की जगह आप ऊपर और नीचे इमेजिन करो, शियर फोर्स अप्लाई किया,
तो A by L B by L, तो इससे आप जो भी डायग्राम बनता है उसको आप फिर ILD SF के लिए। सिमिलरली आप बेंडिंग मोमेंट की तरह अप्लाई करो N को, बेंडिंग मोमेंट, जस्ट अप्लाई द बेंडिंग मोमेंट, तो इससे कैसे डायग्राम बनता है, तो उससे कहते हैं मिलर-ब्रेसलाव प्रिंसिपल। आप वही ध्यान दो, मिलर-ब्रेसलाव प्रिंसिपल, उससे आपके सबके इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम यू विल एबल टू सॉल्व। So this is again application of Miller-Breslov principle for the continuous beam with the hinge. ये देखिए अभी एक प्रॉब्लम आया था, इन ए बीम लेंथ L, 4 possible influence line diagrams for shear forces at a section located at a distance of L by 4 from left and support mark PQRS are shown in the the correct influence line diagram कौन सा हो सकता है भैया? देखिए L by 4, 3L by 4, AB by L, sorry, A by L and B by L. A by L कितना है? L by 4 by L, that is 1/4, 0.25, and this is 0.75. Always this ordinate must be equal to 1. So P is the correct answer. So this is happened in the gate examination. Similarly, influence line diagram for the truss also there. So ये देखिए यहाँ पे IID क्या दिखा रहा है कि there is a change in the nature of the force. वो compression से tension में जा रहा है. जब load is moving from left to right, the force in that particular कौन सा force है उसने पूछा है क्या है? The influence line diagram shown in is for the member which force? Because if you see the PQ member वो top chord member है, RS member है वो bottom chord member है. So if you apply the transverse load in downward direction, RS must be in the tension full time RS tension में होगा. PQ कौन सा है? PQ compression में होगा. But the PS member जो है ना, तो PS member वो है वो dual nature में आ सकता है. उसीलिए वो जो भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम निकाला है दैट इज फॉर द मेंबर पीएस, वो ट्रस्ट के बारे में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. सो दिस इज द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दैट वी नो ऑल अबाउट दैट. दिस इज द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन MAB इज इक्वल टू 2EI/L. बस एक ही इक्वेशन है. अगर सिंकिंग का सपोर्ट है ना तो साई करना यूज करें, 3 साई. तो सिंकिंग B इज द सिंकिंग है तो साई करना है बस. और आपको हाँ इसमें क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों मेथड में आपको फिक्स एंड मोमेंट्स की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट. आपको मींस सिंपली सपोर्टेड सॉरी फिक्स एंड बी में UDL है उसका कितना है WL²/12 है, तो WAB²/L². तो पॉइंट लोड है तो उसका फिक्स एंड मोमेंट्स आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट. तो इससे आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. जितने अननोन से उतने जनरेट होंगे इक्वेशन, जितने इक्वेशन जितने अननोन आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज नॉट एन इशू. पहले हमने थीटा भी निकाला तो थीटा भी फिर से रिवर्स करके हम MAB, MBA, MBC, MCB निकाल सकते हैं. दिस इज द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. And flexibility method and stiffness method that we know all about, that P into F is equal to delta, and in the reverse fashion delta into K is equal to P. So these are the two matrix based method are there, and very easily you can solve the problem with the help of flexibility and stiffness method. But rather than the flexibility, you can solve the problems very fast because of the stiffness method, because you have to choose the redundant in the flexibility method. That is a very small tricky part in that, but stiffness method is a very general method, and that's why it is adopted by the finite element method, computer based method. So that is, I think that is over.